तो वी आर स्टार्टिंग विद मैक्रो। तो सबसे पहले आपकी क्लास जो है ना उसमें मैं इंट्रोडक्शन टू मैक्रो पढ़ाऊंगा और जितने भी मैक्रो के बेसिक्स हैं वो सब मैं आपको बता दूंगा। यही क्लास डिसाइड करेगी कि आपको क्या समझ आ रहा है आगे। इंट्रोडक्शन टू मैक्रो की जब हम बात करते हैं ना तो मैक्रो से पहले माइक्रो का मतलब समझ लो जो अब तक आपने पढ़ा है। अब तक माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने जो भी पढ़ा है ना वो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स है। अब स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स में मार्केट्स भी आती हैं, इंडस्ट्रीज भी आती हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन भी आता है, ग्रुप ऑफ पीपल भी आता है। पर बात सारी है कि हम एक स्पेसिफिक सेक्टर की बात कर रहे थे, हम एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, या हम स्पेसिफिक इंडिविजुअल की बात कर रहे थे। तो माइक्रो में आप कभी भी चीजों को एग्रीगेट नहीं करते। एग्रीगेट का वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो माइक्रो में बहुत इस्तेमाल होगा। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल करना। तो मैक्रो इज बेसिकली द टोटल ऑफ टोटल्स। सही है। और माइक्रो सिर्फ एक ऐसी चीज है जो कि बेसिकली ये देखती है कि एक मार्केट में क्या हो रहा है, एक इंडिविजुअल का क्या बिहेवियर है, एक इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। अगर मैं पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री की बात करता हूँ ना तो शुगर मिल्स में जितना भी आउटपुट बन रहा है ये सब माइक्रो है। शुगर मिल में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट गिर रही है, या शुगर मिल्स में चीनी महंगी हो रही है, तो ये भी माइक्रो है क्योंकि आप सिर्फ चीनी की बात कर रहे हो। अगर आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल की बात कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल दानियाल की डिमांड इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, पर पूरी पाकिस्तान की डिमांड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो में ना आप एग्रीगेट वैल्यूज लेते हो, मैक्रो में आप टोटल वैल्यूज लेते हो। मैक्रो इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द एंटायर इकोनॉमी एज अ होल। आप एक इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हो। एक इकोनॉमी की स्टडी करने का मतलब है कि एक इकोनॉमी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज देख रहे हो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सेविंग आती है, इन्वेस्टमेंट आती है, प्रोडक्शन आता है, कंजम्पशन आता है, पर वो पूरी इंडस्ट्री का होता है, पूरी इकोनॉमी का होता है। जैसे अगर मैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के आउटपुट को ऐड कर दूं ना तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। पर अगर मैं सिर्फ किसी एक सेक्टर की बात कर रहा हूँ ना तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। कहने का मकसद है कि जब आप एग्रीगेट वैल्यूज का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो ना, जैसे अगर मैं कहता हूँ पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट तो ये मैक्रो है। पर अगर मैं कहता हूँ शुगर इंडस्ट्री की अनएम्प्लॉयमेंट तो ये माइक्रो है। अगर मैं कहता हूँ चीनी महंगी हो रही है तो ये माइक्रो है। अगर मैं कहता हूँ ओवरऑल चीजें महंगी हो रही हैं तो ये मैक्रो है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो है ना एग्रीगेट वैल्यूज का इस्तेमाल करेंगे। और पूरे मैक्रो में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, जो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक, जो 80% पाकिस्तान की आवाम को नहीं पता है एक सर्वे के मुताबिक, दैट इज जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, अब जरा गौर से आपको सुनना है। देखो, जब हमने माइक्रो स्टार्ट किया था ना तो हमने डिमांड के टॉपिक से स्टार्ट किया था, पर जब हम मैक्रो स्टार्ट कर रहे हैं तो हम एग्रीगेट डिमांड के टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो यही फर्क आपको वाज़ेह हो गया कि डिमांड का मतलब आगे इंडिविजुअल या मार्केट डिमांड, इससे आगे नहीं गया। अब हम एग्रीगेट डिमांड पढ़ रहे हैं। एग्रीगेट को दूसरे लफ्जों में टोटल भी बोला जाता है। तो एग्रीगेट डिमांड बोलो या टोटल डिमांड बोलो, बात एक ही है। तो एग्रीगेट demand is the total demand of the economy, it is the total income of the economy, या it is the GDP which is the gross domestic product। gross का मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक का मतलब होता है कंट्री, और प्रोडक्ट का मतलब होता है आउटपुट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पाकिस्तान के पूरे आउटपुट को देखता हूं ना तो उसको जीडीपी कहते हैं। अब जीडीपी होता क्या है, देखो जीडीपी, सबसे पहले आप इस चीज को समझो, फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। जीडीपी इज नॉट द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मिसाल के तौर पे जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो मैक्रो में आप कभी भी किसी एक इंडस्ट्री के आउटपुट को थोड़ी देख रहे हो। देखो माइक्रो में हम क्या करते थे, माइक्रो हम कार इंडस्ट्री को अलग देख रहे हैं, माइक्रो में हम शुगर इंडस्ट्री को अलग देख रहे हैं, माइक्रो में हम राइस की इंडस्ट्री को अलग देख रहे हैं, माइक्रो में हम ऑयल इंडस्ट्री को अलग देख रहे हैं। तो इसकी अपनी क्वांटिटी होगी, इसकी अपनी क्वांटिटी होगी, इसकी अपनी क्वांटिटी होगी, इसकी अपनी क्वांटिटी होगी। मिसाल के तौर पे शुगर और राइस को आप केजीज में देखते हो, कार्स को आप नंबर्स में देखते हो, और ऑयल को आप लीटर्स में देखते हो। मसला सारा ये है कि जब आप माइक्रो पढ़ रहे थे तो हम एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी लिखते थे। अब ये जो हम एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी लिखते थे, ये क्यों लिखते थे, क्योंकि आप किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हो। मसला ये कि मैक्रो में आप किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इन सब को ना आपस में ऐड नहीं कर सकता। नंबर्स, केजीज और लीटर्स आपस में ऐड नहीं हो सकते। जब नंबर्स, केजीज और लीटर्स आपस में ऐड नहीं हो सकते तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। आप क्या करोगे कि प्राइमरी सेक्टर का पूरा आउटपुट उठाओ, पी टाइम्स क्यू। सेकेंडरी सेक्टर के पूरे आउटपुट को उठाओ, पी टाइम्स क्यू। और टर्शरी सेक्टर के पूरे आउटपुट को उठाओ, पी टाइम्स क्यू। इन सबको ऐड करोगे तो एक डॉलर वैल्यू आएगी। नाउ दिस डॉलर वैल्यू इज नोन एज जीडीपी। तो जीडीपी इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है जीडीपी। जीडीपी कभी भी आउटपुट नहीं होता, वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है। It is the final value of total domestically produced output over a given period of time। अब 3 महीने का भी जीडीपी आता है, 6 महीने का भी जीडीपी आता है, 1 साल का भी जीडीपी आता है। उसके आगे का बहुत मुश्किल है निकालें, साल मैक्सिमम साल का ही निकालते हैं।
तो अगर मैं आपको कहता हूं ना कि पाकिस्तान का जीडीपी $10,000 है, तो वो $10,000 सारी इंडस्ट्रीज का मिला के वैल्यू ऑफ आउटपुट है। अब सवाल ये कि ये कौन सी सेलिंग प्राइस ली जा रही है, ये फाइनल वैल्यू है। फाइनल वैल्यू का अब सिंपल मतलब ये है कि अगर आप कार इंडस्ट्री को देख रहे हो तो कार इंडस्ट्री में तीन चीजें हैं, गाड़ी, गाड़ी के पार्ट और गाड़ी के टायर। गाड़ी बनती है, किससे बनती है? गाड़ियों के पार्ट से और टायर से। तो जीडीपी में सिर्फ गाड़ी की वैल्यू आएगी, पार्ट और टायर नहीं आएंगे, क्योंकि कंज्यूमर मोस्ट लाइकली गाड़ी परचेज करेगा। तो कार विल बी एडेड इनटू द जीडीपी, नॉट द टायर्स एंड पार्ट्स। क्योंकि अगर आप टायर्स को, पार्ट्स को और गाड़ी को तीनों को काउंट करोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो फाइनल वैल्यू क्यों ली जाती है? अगर आपसे कोई पेपर में पूछता है एमसीक्यूज में कि व्हाई डू यू टेक फाइनल वैल्यूज व्हाइल कैलकुलेटिंग द जीडीपी, व्हाई यू आर नॉट टेकिंग इंटरमीडिएरी गुड्स, आप क्यों कार में सिर्फ कार को काउंट कर रहे हो और पार्ट्स और टायर्स को अलग से काउंट नहीं कर रहे? बिकॉज यू आर अवॉइडिंग डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग अवॉइड करने का मतलब है कि जब तुम गाड़ी की वैल्यू लिख लोगे तो गाड़ी की वैल्यू में टायर्स और पार्ट्स शामिल हैं। अगर आप पार्ट्स और टायर्स को अलग काउंट करोगे तो ये तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी की सेलिंग प्राइस में भी ये शामिल होगा, अलग से भी शामिल हो जाएगा, तो ये तो फिर जीडीपी ओवरस्टेट हो जाएगा। GDP is the final value of total domestically produced output over a given period of time, and it is the value of output। और value of output सिर्फ इसलिए लिया जाता है क्योंकि एक कंट्री में मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं और उन सबको ऐड करना फिजिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी से ये पूछोगे ना कि पाकिस्तान का आउटपुट क्या है, तो वो तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि 10 लीटर तेल था, 5 किलो चावल थे, 8 किलो शुगर थी, 100 गाड़ियां थी। इस तरह नहीं बताते, एक वैल्यू बताते, डॉलर वैल्यू। जैसे भाई $1,00,000 था, $1,00,000 का मतलब है कि इस $1,00,000 में अब सारी इंडस्ट्रीज आ गई और सबका वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गई और सबकी फाइनल वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी अजम्पशन है जिसके बेसिस पे हम मैक्रो पढ़ेंगे, और उस अजम्पशन के बगैर आप मैक्रो नहीं पढ़ सकते। जब एक कंट्री भी जीडीपी की कैलकुलेशन करती है तो ये अजम्पशन लेती है। अजम्पशन क्या है? व्हाट इज बीइंग मेड इज सोल्ड। इस अजम्पशन के बगैर दुनिया में मैक्रो नहीं पढ़ाया जा सकता, ना ही आप एक मुल्क के जीडीपी को निकाल सकते हो। व्हाट इज बीइंग मेड इज सोल्ड, ये अजम्पशन बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं तुम्हें कहता हूं ना पाकिस्तान में $2,000 का आउटपुट बना है, तो ये अजम्पशन ली जा रही है कि ये सारा $2,000 का आउटपुट बिक भी रहा है। इसका मतलब अगर एक मुल्क का जीडीपी $2,000 है तो एक मुल्क का एक्सपेंडिचर, जिसको एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहते हैं, एई कहते हैं, वो भी कितना होगा? $2,000। और एक बंदे का एक्सपेंडिचर दूसरे बंदे की इनकम होती है, ये हम माइक्रो में पढ़ चुके हैं, टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर की इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी कंट्री का एक्सपेंडिचर पूरी कंट्री के इनकम के इक्वल होगा। तो इसका मतलब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो कि $2,000 है, इट विल बी इक्वल टू द नेशनल इनकम विच इज $2,000। इनकम का वेरिएबल वाई होता है तो इसको एन वाई लिखते हैं। तो पाकिस्तान में $2,000 का आउटपुट बना, अजम्पशन ये है कि सब बिक रहा है, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी $2,000 होगा, और इनकम एक्सपेंडिचर की इक्वल होती है, तो जो एक्सपेंडिचर है वही इनकम है। ये आपका होता है मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इस बेसिस पे आप आगे मैक्रो कंटिन्यू करोगे कि जीडीपी, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड नेशनल इनकम, ये तीनों चीजें इक्वल होती हैं। अगर एक मुल्क का जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब उस मुल्क में स्पेंडिंग बढ़ रही है, उसका मतलब उस मुल्क में इनकम्स बढ़ रही हैं। तभी जीडीपी को एज अ मेजर ऑफ ग्रोथ देखा जाता है। तभी कहते हैं कि एक मुल्क का जीडीपी जब बढ़ रहा है तो उसका मतलब उस मुल्क में लोगों की इनकम्स बढ़ रही हैं, उस मुल्क में स्पेंडिंग बढ़ रही है। जैसे पाकिस्तान का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इस टाइम पे 0.7% है, इसका मतलब पाकिस्तान 0.7% से ग्रो कर रहा है। फिर ये चीज, यस, वी आर अज्यूमिंग एवरीथिंग टू बी सोल्ड, वरना उसके बगैर आप इक्विलिब्रियम कभी बना नहीं सकते। अब एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। एक प्योर मार्केट इकोनॉमी जो होती है ना, जैसे हमने इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ा था, उस प्योर मार्केट इकोनॉमी में सिर्फ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो अभी हम एक ऐसी दुनिया डिस्कस कर रहे हैं जहां पर गवर्नमेंट नहीं है। अब गवर्नमेंट नहीं होती तो इकोनॉमी में इनकम की जनरेशन कैसे होती है? हाउ डू पीपल अर्न मनी, हाउ डू पीपल स्पेंड मनी, किस तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टार्ट होता है? तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का बेसिक मॉडल क्या है, जरा गौर से सुनना। एक इनकम जनरेटिंग साइकिल होती है जो आपको पता होनी चाहिए, और इसके लिए आपको दो सेक्टर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वन इज अ हाउस होल्ड सेक्टर एंड द अदर इज अ बिजनेस सेक्टर। दो सेक्टर्स होते हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है जो कंजम्पशन करता है, एक बिजनेस सेक्टर होता है जो फर्म्स होती हैं जो प्रोडक्शन करती हैं। ऑलवेज रिमेंबर एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज अ कंज्यूमर। जैसे मैं एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हूं, आई एम अ लेबर, तो मैं टीचर हूं,
मैं लेबर हूं पर मैं कंज्यूमर भी हूं, क्योंकि मैं जो पैसे कमाता हूं मैं उसको कंज्यूम करता हूं, तो आई स्पेंड माई वेजेस ऑन कंजम्पशन। इफ आई हैव अ लैंड, मुझे उससे रेंट मिलेगा, मैं उस रेंट से कंजम्पशन करूंगा। इफ आई हैव अ कैपिटल, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, उस इंटरेस्ट से मैं कंजम्पशन करूंगा। मेरा बिजनेस है, उस बिजनेस से मुझे प्रॉफिट मिलता है, मैं उस प्रॉफिट को कंज्यूम करता हूं। कहने का मकसद है कि हाउस होल्ड सेक्टर के पास सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, बिकॉज इन द एंड एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज अ कंज्यूमर। आपके अब्बू अगर बिजनेस खोल के बैठे हुए ना, तो आपके अब्बू एक ऑन्टरप्रेन्योर है, पर उस ऑन्टरप्रेन्योर के बाद वो एक कंज्यूमर है, क्योंकि वो जो पैसा कमा रहे हैं उसको कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है ना, तो उस प्रॉपर्टी को आप किसी को रेंट पे दे रहे हो, तो वो जो रेंट आपको मिल रहा है, देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो हो आप, क्योंकि लैंड है आपके पास, पर अगर वो लैंड आप किसी को रेंट पे दे रहे हो, तो उस रेंट के पैसों को आप क्या करोगे, कंज्यूम करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक मार्केट होती है जिसको कहते हैं फैक्टर मार्केट। फैक्टर मार्केट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मार्केट होती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मार्केट में लेबर की सर्विसेज, कैपिटल की सर्विसेज, लैंड की सर्विसेज और एंटरप्रेन्योर की सर्विसेज बिकती हैं। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है कि फैक्टर मार्केट में जाके अपनी सर्विसेज को सेल करता है। मैं अपनी सर्विसेज को सेल करता हूं स्कूल्स को, कॉलेजेस को और आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपनी सर्विसेज को सेल कर रहा हूं फैक्टर मार्केट में, और उस फैक्टर मार्केट में बिजनेस सेक्टर आ रहा है। जब मैं अपना टाइम अवेलेबल करता हूं तो मुझे किसी स्कूल और कॉलेज की ऑफर आती है, तो वो स्कूल और कॉलेज और मैं किधर मिल रहे हैं, फैक्टर मार्केट में मिल रहे हैं, क्योंकि हम नेगोशिएट करेंगे कि मेरे पैसे क्या होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस सेक्टर जिसका काम प्रोडक्शन है और हाउस होल्ड सेक्टर जिसका काम कंजम्पशन है, वो एक मार्केट में आके मिलते हैं जिसको फैक्टर मार्केट बोलते हैं। तो मैं फैक्टर मार्केट में अपनी सर्विसेज को बेचने आया हूं, बिजनेस सेक्टर मेरी सर्विसेज को खरीदने आया है। मुल्क का जितना भी पैसा बनता है ना, वो फैक्टर मार्केट में बनता है। तो मिसाल के तौर पे बिजनेस सेक्टर ने पेमेंट्स करी वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट के तौर पे हाउस होल्ड सेक्टर को, क्योंकि उन लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपने बेच दिए। तो $1 मिलियन की इनकम जनरेट हो गई है हाउस होल्ड सेक्टर को। $1 मिलियन बिजनेस सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को दे दिया, और रिटर्न में हाउस होल्ड सेक्टर से सर्विसेज खरीद ली। अब हाउस होल्ड सेक्टर के पास $1 मिलियन पड़ा है, वो उस $1 मिलियन से क्या करेगा, स्पेंड करेगा। वो किधर स्पेंड करेगा, वो गुड्स मार्केट में जाके स्पेंड करेगा। वो गुड्स मार्केट में जाके कंजम्पशन करेगा, वो चीजें खरीदेगा। वो चीजें कौन बेच रहा है उसको, बिजनेस सेक्टर ही तो बेच रहा है। बिजनेस सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज बना के दे रहा है। बिजनेस सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज बना के दे रहा है गुड्स मार्केट में। वही पैसे जो बिजनेस सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को दिए थे, हाउस होल्ड सेक्टर वही पैसा उसको वापस दे रहा है गुड्स मार्केट में। ये होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये साइकिल घूमते रहेगी, पर इस साइकिल में पैसे बढ़ते भी हैं, पैसे कम भी होते हैं। अभी तो मैंने ये अज्यूम करा कि हाउस होल्ड सेक्टर को जितना भी पैसा मिला, वो सारा पैसा जाके गुड्स मार्केट में स्पेंड कर दिया, वही पैसा बिजनेस सेक्टर को वापस मिला। बिजनेस सेक्टर ने यही पैसा वापस फैक्टर मार्केट में स्पेंड करा, फिर वही पैसा वापस गुड्स मार्केट में आया। दो मार्केट्स में पैसा घूम रहा है, और किसके थ्रू घूम रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर एंड बिजनेस सेक्टर। पर कुछ विड्रॉल्स होते हैं, कुछ लीकेजेस होती हैं, और कुछ इंजेक्शंस होते हैं। अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम जनरेटिंग साइकिल में से जब कोई पैसा बाहर जाता है तो उसको विड्रॉल कहते हैं, और जब इसके अंदर पैसा आता है तो उसको इंजेक्शन कहते हैं। भाई मिसाल के तौर पे हाउस होल्ड सेक्टर ने डिसाइड करा कि पूरा $1 मिलियन गुड्स मार्केट में खर्च नहीं करना। कितना पैसा खर्च करना है गुड्स मार्केट में, भाई मुझे खर्च करना है $0.9 मिलियन। अगर मैं $0.9 मिलियन जाके खर्च करता हूँ ना गुड्स मार्केट में, तो ये $0.1 मिलियन क्या हो गया, सेव हो गया। सेव किधर करूंगा, लीक हो गया ना, ये पैसा लीक हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से, क्योंकि इनको मिला तो 1 मिलियन था, पर बिजनेस सेक्टर को वापसी कितना मिल रहा है, 0.9। इसका मतलब 0.9 मिलियन इनकम जनरेटिंग साइकिल में से बाहर चले गया, और वो बैंक के अंदर सेफ हुआ है। बैंक आपके पैसों का क्या करती है, किसी और को लोन आउट कर देती है। आपका ही पैसा जो आपने बैंक में डाला हुआ है, वही पैसा वापस इनकम जनरेटिंग साइकिल के अंदर आएगा इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। वही पैसा इनकम जनरेटिंग साइकिल के अंदर आएगा इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बैंक आपके पैसे को लोन दे देगी बिजनेस सेक्टर को, और बिजनेस सेक्टर वही पैसा जो आपने बैंक के अंदर सेव किया वापस इनकम जनरेटिंग साइकिल के अंदर डालता है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब सेविंग इज अ विड्रॉल, व्हाइल इन्वेस्टमेंट इज एन इंजेक्शन। घूम फिर के अमाउंट इक्वली होनी है, घूम फिर के आओगे वापस $1 मिलियन पे, घूम फिर के आओगे वापस $1 मिलियन पे ही। हम अज्यूम कर रहे हैं कि मैक्रो में हमेशा इक्विलिब्रियम रहेगा, कंट्री में हमेशा इक्विलिब्रियम रहेगा। फिर यहां तक तो सवाल।
बेटा मैं एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हूँ। क्या मेरा बिजनेस है? क्या मैंने स्कूल कॉलेज खोला हुआ है? नहीं खोला हुआ ना, जरूरी नहीं है। अगर आपके पास लैंड है तो जरूरी नहीं है आप उस लैंड पे स्कूल बना दोगे, आप किसी स्कूल को रेंट पे दे दोगे। दुनिया चलती है ऐसे। हर बंदे के पास हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, पर वो बिजनेस नहीं करता, वो चूज करता है टू सेल देयर सर्विसेज। वेरी चीज। तो लीकेज इज एनीथिंग जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से बाहर आ रहा है, इंजेक्शन इज एनीथिंग जो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर आ रहा है। जैसे 0.1 मिलियन इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से बाहर आ गए थे, जो पैसा स्पेंड नहीं हो रहा ना वो विड्रॉ हो रहा है। इसका मतलब ये एनीथिंग विच इज नॉट कंज्यूम्ड इज विड्रॉन। एनीथिंग विच इज नॉट कंज्यूम्ड इज विड्रॉन। अगर मिसाल के तौर पे मेरी सैलरी ₹1,00,000 और मैं उसमें से 60,000 रुपए खर्च कर रहा हूँ ना, इसका मतलब 40,000 रुपए विड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि वो 40,000 रुपए मैं सेव कर रहा हूँ। सही है। पर वो पैसा वापसी अंदर आएगा, क्योंकि मेरा पैसा बैंक में पड़ा हुआ होगा, बैंक वही पैसा किसी को लोन आउट कर देगी। बेटा आप पाकिस्तान में रहते हो ना, तभी ऐसी बात कर रहे हो कि व्हाट इफ आई एम सेविंग इन कैश। दुनिया में ऐसा नहीं होता। मैं वही बोल रहा हूँ, पाकिस्तान को तो साइड पे हटा दो जब आप मैक्रो पढ़ रहे हो। 2 नंबर मुल्क है ये। ले रहे जी। लोग अपना पैसा बैंक में डाल के इंटरेस्ट खाते हैं, कभी भी अपना पैसा फाल साइड पे नहीं रखते। या तो पाकिस्तान में भी लोग करंट अकाउंट में रखते हैं क्योंकि इंटरेस्ट हमारे लिए हराम है। पैसा हमेशा होता बैंकिंग सिस्टम में ही है। कैश इज ब्लैक मनी दुनिया भर में। सही है। पैसा कैश है ना, इसका मतलब आप उस पर टैक्स नहीं दे रहे हो, छुपा रहे हो। तो हम ग्लोबल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ की इकोनॉमिक्स कभी भी मैच नहीं करेगी जो आप पढ़ रहे हो। वेरी चीज। अब कुल मिला के दो चीजें यहाँ पर हो रही हैं। इकोनॉमी में जितनी भी आपकी इनकम है, मतलब जितना भी नेशनल इनकम, जितना भी पैसा मुल्क का भी जनरेट हो रहा है ना, वो सारा का सारा कंज्यूम हो रहा है। अजम्पशन ये है। पहला बेसिक मॉडल मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले हमने क्या बात करी कि हाउस होल्ड सेक्टर जितना भी इनकम कमा रहा है, जितना भी पैसा कमा रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर जितना भी इनकम कमा रहा है, जितना भी पैसा कमा रहा है, वो सारा का सारा कंज्यूम कर रहा है। और जितना भी मुल्क में एक्सपेंडिचर हो रहा है वो सिर्फ कंजम्पशन के फॉर्म में ही हो रहा है। इसका मतलब कंजम्पशन और कंजम्पशन को आपस में काट दूंगा तो नेशनल इनकम विल बी इक्वल्स टू द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर विच इज द मैक्रो इक्विलिब्रियम। सही है, विच इज द मैक्रो इक्विलिब्रियम। फिर मैंने ना आपको बैंक्स इंट्रोड्यूस करी। जब मैंने बैंक्स इंट्रोड्यूस करी तो मैंने आपको बोला कि नहीं यार, अब लोग जो है ना वो अपनी इनकम में से, अब लोग जो है वो अपनी इनकम में से दो चीजें कर रहे हैं। एक तो वो कंजम्पशन कर रहे हैं और दूसरा वो सेविंग कर रहे हैं, एस। तो C+S। और इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर अब खाली कंजम्पशन के फॉर्म में नहीं हो रहा, अब इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में भी हो रहा है। इसका मतलब ये होगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर विल ऑलवेज बी इक्वल। कंजम्पशन प्लस सेविंग जो कि आप अपनी इनकम में से कर रहे हो विल ऑलवेज बी इक्वल टू द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है। तो C+S इज इक्वल टू C+I। और अगर आप C और C को आपस में काट दो ना, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी आपस में इक्वल है। तो सेविंग इज अ विड्रॉल एंड इन्वेस्टमेंट इज एन इंजेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास दो मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम बनना शुरू हो गए। कौन से दो मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है? पहला मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम तो ये है कि नेशनल इनकम और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आपस में इक्वल है। और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम ये है कि इंजेक्शन और विड्रॉल आपस में इक्वल है। इंजेक्शन का वेरिएबल J होता है और विड्रॉल का W होता है। तो दो मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम अब बनना शुरू हो गए। एक नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है और एक विड्रॉल इज इक्वल्स टू इंजेक्शन है। मैं अपनी इनकम में से या तो कंज्यूम कर रहा हूं या तो सेव कर रहा हूं। और मेरी इकोनॉमी में जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो या तो कंजम्पशन के फॉर्म में हो रहा है या तो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हो रहा है। और जब मैं C और C को काट दूंगा तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल हो गए। तो कुल मिला के घूम फिर के सारी चीजें इक्वल ही हैं। अब बिल्कुल एडवांस लेके जा रहा हूं मैं इस चीज को। आप नोट करो, मैंने नेशनल इनकम में T ऐड करा है और मैंने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में G ऐड करा है। व्हाट इज T एंड व्हाट इज G? T क्या है? व्हाट इज T? T is for tax. And what is G? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इसका मतलब अब मैंने गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया, अब मैंने इसको मिक्स्ड इकोनॉमी बना दिया। मैंने क्या बना दिया? मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मार्केट से मिक्स्ड हो गया। इसका मतलब अब जो है वो गवर्नमेंट तुम्हारी इनकम में से टैक्स लेगी, तो वो टैक्स भी एक विड्रॉल है क्योंकि वो कंज्यूम तो नहीं हो रहा। अब लोग अपनी इनकम में से कंज्यूम कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं और टैक्स भी दे रहे हैं। पर वही टैक्स का पैसा जो गवर्नमेंट हमसे लेती है, वही पैसा मुल्क के अंदर वापसी स्पेंड भी तो होता है। तो जो पैसा टैक्स के फॉर्म में विड्रॉ हो रहा है वही पैसा गवर्नमेंट स्पेंडिंग के फॉर्म में इंजेक्ट हो रहा है। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गया है।
तो सेविंग प्लस टैक्सेस इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग दैट इज विड्रॉल्स इज इक्वल्स टू इंजेक्शन। क्योंकि सी और सी तो आपस में कट जाते हैं। जब सी और सी आपस में कट जाते हैं ना, तो सेविंग प्लस टैक्सेस आपके विड्रॉल हो जाते हैं और इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग आपके इंजेक्शन हो जाते हैं। कुल मिला के ये दोनों भी वापसी इक्वल है। अभी भी मेरे दो मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम चल रहे हैं। एक तो मेरा नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, दूसरा मेरा विड्रॉल्स इज इक्वल्स टू इंजेक्शन है। तो मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कभी भी खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। पीछे जो मैंने आपको एक ऐसी दुनिया दिखाई थी जहां पर गवर्नमेंट नहीं थी, उसको टू सेक्टर कहते हैं। पर एक ऐसी दुनिया जहां पर गवर्नमेंट है, उसको थ्री सेक्टर कहते हैं। और इसको थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है। जिस इकोनॉमी में इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता, जिस इकोनॉमी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता, लाइक नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। ले रहे चीज। अब इकोनॉमी को ओपन कर दिया मैंने। इकोनॉमी को ओपन करने का मतलब है कि अब मैं एक्सपोर्ट का रेवेन्यू विच इज एक्स एंड इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर विच इज एम। एक्सपोर्ट रेवेन्यू इज एन इंजेक्शन क्योंकि मुल्क में पैसा आ रहा है। इंपोर्ट एक्सपेंडिचर इज अ विड्रॉल क्योंकि मुल्क से पैसा जा रहा है। एक एक्सपोर्ट रेवेन्यू और इंपोर्ट एक्सपेंडिचर के डिफरेंस को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट रेवेन्यू एंड इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। नेशनल इनकम में से लोग कंज्यूम कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं। तो सेविंग प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट्स आपके विड्रॉल है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मुल्क में कंजम्पशन के फॉर्म में हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हो रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के फॉर्म में हो रहा है, एक्सपोर्ट के फॉर्म में हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट रेवेन्यू इज इंजेक्शन। अभी भी मेरा मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है, क्योंकि अभी भी मेरा नेशनल इनकम और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल है और विड्रॉल्स और इंजेक्शंस भी इक्वल है। अगर मैं तुम्हें कहता हूं ना कि एक मुल्क का ट्रेड डेफिसिट है, अभी मैं आगे एडवांस में भी ये चीज बता रहा हूं, पर कुछ कंफ्यूजन जो मैं आपसे क्लियर कर रहा हूं वो ये है कि बच्चे अक्सर ट्रेड डेफिसिट और बजट डेफिसिट को कंफ्यूज करते हैं। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है डिसइक्विलिब्रियम, दैट इज इंपोर्ट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट रेवेन्यू, विड्रॉल्स आर ग्रेटर देन इंजेक्शंस। और बजट डेफिसिट का मतलब क्या होता है? देखो, व्हाट इज द गवर्नमेंट्स बजट? पहले तो आप इस चीज को समझो, गवर्नमेंट का बजट क्या होता है। गवर्नमेंट का बजट होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग माइनस टैक्स रेवेन्यू। अगर मैं आपको कहता हूं ना बजट डेफिसिट, इसका मतलब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग टैक्स रेवेन्यू से ज्यादा है, इंजेक्शन विड्रॉल से ज्यादा है। तो ये दो डिफरेंस आपको पता होने चाहिए कि ट्रेड और बजट दो अलग चीज है। ट्रेड डेफिसिट और बजट डेफिसिट दो अलग चीज है, क्योंकि आगे मैं बार बार ट्रेड डेफिसिट ट्रेड सरप्लस के वर्ड्स यूज करूंगा, तो फिर आगे जाके जब हम बजट के बारे में पढ़ेंगे तो इसको कंफ्यूज नहीं करना। हमेशा याद रखना बहुत डिफरेंट है। ये चीज अभी आगे भी वापस भी आएगी, ट्रेड डेफिसिट और बजट डेफिसिट और ये सब। अब डायग्राम क्या होता है इसका? देखो, पेपर में ना ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पूरा। हो सकता है पेपर में बोल दे के ड्रॉ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो ये तुम्हें बनाना पड़ेगा। आप समझ लो इसमें हो क्या रहा है, बहुत बेसिक है। दो सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड और फर्म्स। हाउस होल्ड के पास सारी इनकम है, फर्म्स के पास सारे रिसोर्सेज हैं। सही है। हाउस होल्ड जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है फर्म्स को, फर्म्स रिटर्न में उनको देते हैं पैसे। जैसे ही हाउस होल्ड के पास पैसे आ जाते हैं और फर्म्स के पास रिसोर्सेज आ जाती हैं, तो फर्म्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज बेचती है हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। तो ये एक बेसिक जो ग्रे कलर से हुआ हुआ है ना, ये एक बेसिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। फिर मैंने बैंक्स को इंट्रोड्यूस करा। बैंक्स का मतलब है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कभी कभार लोग अपना पूरा पैसा खर्च नहीं करते, वो सेव करते हैं, तो सेविंग इज अ विड्रॉल, पर यही पैसा वापसी मुल्क के अंदर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट जब आती है तो वो आपकी इनकम में से टैक्स लेती है, पर यही पैसा वापस अंदर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जब फॉरेन सेक्टर आता है तो लोग अपनी इनकम में से इंपोर्ट करते हैं, पर अजम्पशन यही है कि जो इंपोर्ट हो रहा है, जो पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है, पर मुल्क में पैसा आ भी तो रहा है। तो एक्सपोर्ट के फॉर्म में मुल्क में जब पैसा अंदर आएगा तो वो वापसी आ गया। तो ये एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है कि जो पैसा इनकम जनरेटिंग साइकिल में से निकलता है इन द फॉर्म ऑफ सेविंग टैक्सेस एंड इंपोर्ट्स, वही पैसा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में वापसी आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट्स। तभी कहते हैं कि इंजेक्शंस एंड विड्रॉल्स आर इक्वल, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड नेशनल इनकम आर इक्वल।
तो पेपर में इसका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का सवाल बहुत कॉमनली आता है और वो बहुत आसान होता है। और ड्रॉ करने का डायग्राम सवाल अब तक आया नहीं है, पर क्योंकि ये टॉपिक A2 से आया है, तो A2 में जब ये टॉपिक था ना तो उसमें वो बोलता था कि ड्रॉ अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो चांसेस हैं कि पेपर में वो कभी आपसे मांग ले कि भाई ड्रॉ कर लो, तो ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए कि ये किस तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बनता है। जी बेटा, लिखा हुआ तो है। अच्छा, अब हम जितना भी मैक्रो पढ़ेंगे ना, वो हम इस इक्वेशन से पढ़ेंगे। ये इक्वेशन होगी हमारी। अब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होता है? C+I+G+X। पर इसको अब और एडवांस कर रहे हैं, जरा देखना। अब चाहे तुम पेपर में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोलो, एग्रीगेट डिमांड बोलो, नेशनल इनकम बोलो या जीडीपी बोलो, ये सारी चीजें आपस में इक्वल होती हैं। तो मैक्रो को पढ़ाने के बहुत मॉडल्स होते हैं, पर आपके सिलेबस में जो मॉडल है ना, वो एग्रीगेट डिमांड वाला मॉडल है। तो हम एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन से पढ़ेंगे, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की इक्वेशन से पढ़ेंगे। पर इन दी एंड आपको ये बात पता होनी चाहिए कि नेशनल इनकम और जीडीपी, ये दोनों चीजें इन दोनों चीजों की इक्वल होती हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। C+I+G+X तो हमें पता है, पर आप देखो इस इक्वेशन में मैं -m कर रहा हूँ। ये m माइनस क्यों हो रहा है? देखो, जब लोग कंजम्पशन करते हैं ना, तो वो डोमेस्टिक कंजम्पशन भी करते हैं और वो इंपोर्टेड कंजम्पशन भी करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि व्हेन व्हेन कंज्यूमर्स कंज्यूम, वो डोमेस्टिकली कंज्यूम भी करते हैं और वो इंटरनेशनली कंज्यूम भी करते हैं। मसला ये है कि ये एग्रीगेट डिमांड जो है ना, वो जीडीपी की इक्वल है। जब ये एग्रीगेट डिमांड तुम्हारे जीडीपी की इक्वल है, तो असूलन तो ये होना चाहिए कि जीडीपी के अंदर तो खाली खाली डोमेस्टिक कंजम्पशन आएगी। मतलब आप क्यों जीडीपी में इंपोर्टेड कंजम्पशन को ऐड करोगे? क्योंकि जीडीपी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन आएगी ना, खाली इंपोर्टेड कंजम्पशन थोड़ी आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस सी के अंदर इंपोर्टेड कंजम्पशन जो है ना, जो इंपोर्टेड एक्सपेंडिचर है, उसको एंड में जाके माइनस कर देते हैं। तो C+I+G+X-M, तो ये m माइनस क्यों हो रहा है? व्हाई डू यू डिडक्ट इंपोर्ट एक्सपेंडिचर? बिकॉज इंपोर्ट्स आर अ सब पार्ट ऑफ कंजम्पशन। इंपोर्ट एक कंजम्पशन का हिस्सा है, तो उसको माइनस करना जरूरी है। तो आपकी फाइनल इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाती है, C+I+G+X-M तो x माइनस एम विच इज एक्सपोर्ट रेवेन्यू माइनस इंपोर्ट एक्सपेंडिचर इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड। या दूसरे लफ्जों में इसको नेट एक्सपोर्ट्स भी बोल सकते हैं। कभी कभार कुछ टीचर्स इसको x माइनस एम की जगह पे nx लिखवाते हैं। कभी कभार पेपर में भी nx लिखा हुआ होता है, तो nx का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट्स। वेरी चीज। तो टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी इज C+I, थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी इज C+I+G, एंड फोर्थ सेक्टर ओपन इकोनॉमी इज C+I+G+X-M। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में x माइनस एम नहीं होता, ओपन इकोनॉमी में x माइनस एम होता है। जैसे पाकिस्तान इज एन ओपन इकोनॉमी, तो उसमें x माइनस एम होगा। नॉर्थ कोरिया इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, तो उसमें x माइनस एम नहीं होगा। तो क्लोज्ड और ओपन इकोनॉमी में फर्क सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड का होता है, फॉरेन सेक्टर का होता है। अब ये जो हमने नेशनल इनकम पढ़ा है, उसको मेजर कैसे करते हैं? हाउ डू यू मेजर द नेशनल इनकम? एक मुल्क के जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करोगे? एक मुल्क के एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को कैसे कैलकुलेट करोगे? एक मुल्क की इनकम को कैसे कैलकुलेट करोगे? तीनों अप्रोचेस से कैलकुलेट करोगे, आंसर सेम ही आएगा। अगर आप एक मुल्क के नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हो, तो इसका मतलब आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को भी कैलकुलेट कर रहे हो और जीडीपी को भी कैलकुलेट कर रहे हो, क्योंकि इन दी एंड तुम जिस भी अप्रोच से एक मुल्क के आउटपुट को कैलकुलेट करो, आंसर सेम ही आना है। मैं हमेशा यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल आप किसी कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हो और आप उस कॉलेज और स्कूल में एक कैंटीन है।
अब उस कैंटीन वाले की इनकम पता करने के ना तीन तरीके हैं। जैसे अगर मुझे कोई स्कूल बोले ना इस कैंटीन वाले की इनकम पता कर दो, तो तीन तरीके होते हैं। सबसे सिंपल तरीका क्या है कि उस कैंटीन वाले के पास जाओ और उसके मुंह पे पूछ लो भाई कितने पैसे कमाता है। तो वो जो अमाउंट बोलेगा वो उसकी इनकम होगी, पर जाहिर सी बात है झूठ ही बोलेगा। तो इस अप्रोच में सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग अपनी इनकम छुपाते हैं। तो नेशनल इनकम अप्रोच ये कहती है कि इकोनॉमी में जितनी भी इनकम्स है ना उसको ऐड कर दो। वेजेस रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन सबको ऐड कर दो। अब ये सारी की सारी अर्नड इनकम है। देखो इनकम का मतलब होता है जो आपने कमाई है, इनकम का मतलब होता है आपने बकायदा सर्विस दी है तो आपको पैसे मिले। तो वेजेस रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट इनकम है। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इनकम नहीं होती, ट्रांसफर बोलते हैं उसको, ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इनकम। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, आप फारिग बैठे हुए हो, आप अनएम्प्लॉयड हो, गवर्नमेंट आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दे रही है, तो वो आपकी इनकम थोड़ी है, वो तो ट्रांसफर है। आप रिटर्न में सर्विस थोड़ी दे रहे हो। एक बंदा रिटायर हो गया, उसको पेंशन मिल रही है। अब उसको जो पेंशन मिल रही है वो भी एक इनकम नहीं है, वो भी एक ट्रांसफर है। ट्रांसफर्स, जैसे आपके आपके अब्बू आपको पॉकेट मनी दे रहे हैं, तो वो पॉकेट मनी जो आपकी है वो भी आपकी इनकम थोड़ी है, वो एक ट्रांसफर है। आप रिटर्न में कोई सर्विस थोड़ी दे रहे हो। तो एनीथिंग जिसके रिटर्न में सर्विस नहीं दी जाती, एनीथिंग जिससे मुल्क में आउटपुट जनरेट नहीं होता, एनीथिंग जो जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, वो इनकम नहीं है। तो ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट एडेड, सिर्फ इनकम्स ऐड की जाती हैं। फिर दूसरी अप्रोच ये है कि मैं कैंटीन वाले से पूछूंगा कि आपने पूरे दिन में सेल कितनी करी है। तो उसकी सेल से मुझे पता चल जाएगा कि कैंटीन में खर्चा कितना किया लोगों ने, जैसे एक्सपेंडिचर कितना हुआ है कैंटीन पे। क्योंकि जो कैंटीन पे एक्सपेंडिचर हुआ होगा वही उसकी इनकम होगी। तो इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर अप्रोच। एक्सपेंडिचर अप्रोच ये कहती है कि आप इकोनॉमी के सारे एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर दो। तो मतलब जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की इक्वेशन है ना, विच इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, बस ये कर लो, आपको पता चल जाएगा जीडीपी कितना है मुल्क का, मुल्क की इनकम कितनी है। और आखिरी अप्रोच बहुत सिंपल है कि कैंटीन वाले से पूछूंगा कि पूरे दिन में कितना आउटपुट बनाया आपने। तो इसी तरीके से पूरी इकोनॉमी का आप आउटपुट कैलकुलेट कर लो कि इकोनॉमी में कितना आउटपुट बना है, क्योंकि हमने अजम्पशन क्या ली है कि जितना बना है वो बिका है। तो जितना बना होगा वो बिका भी होगा। तो इसका मतलब जीडीपी विच इज द आउटपुट, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर विच इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द इकोनॉमी, एंड नेशनल इनकम विच इज द इनकम ऑफ द इकोनॉमी। आप इन तीनों तरीकों से कैलकुलेट करो, आंसर सेम ही आना चाहिए। और बच्चे यही पूछते हैं कि सर आंसर सेम आता है। तो देखो इतना सिंपल तो नहीं होता। एक कंट्री की आप बकायदा कर रहे हो तो ये आते हैं, फर्क आते हैं। तो फिर एक एरर्स अकाउंट बनता है और फिर देखा जाता है कि क्या क्या वैल्यूज मिस हुई हैं। कोशिश करते हैं कि क्लोज लेके आ जाए, सारी वैल्यूज को क्लोज लेके आ जाए। एस्टिमेशंस बहुत लगाई जाती हैं, किसी भी कंट्री का जीडीपी एक्यूरेट नहीं होता है। बहुत ऐसी चीजें हैं जो अंडरग्राउंड इकोनॉमी है, सही है, अंडरग्राउंड इकोनॉमी है, बहुत ऐसी चीजें हैं जो नहीं रिकॉर्ड होती हैं यहाँ पे। अब इस चीज को थोड़ा और एडवांस लेके जा रहा हूँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके मैक्रो का। इसमें कुछ चीजें आपको याद भी करनी पड़ेंगी। ये पहले तो मेरे साथ रट्टा मारो कि ये है क्या, फिर मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा। जीडीपी ना दो तरह के होते हैं। जो जीडीपी है ना, जीडीपी या इनकम या एक्सपेंडिचर, वो दो तरह के होते हैं। तो अभी मैं इसको जीडीपी से बता रहा हूँ। एक होता है नॉमिनल जीडीपी और एक होता है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी होता है विच इज नॉट एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई, ये सही है। इट इज नॉट यूज टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो जब एक इकोनॉमी ग्रो करती है ना तो वो नॉमिनल जीडीपी से नहीं देखते। चेंज इन नॉमिनल जीडीपी कैन बी ड्यू टू इन्फ्लेशन और आउटपुट। रियल जीडीपी वो जीडीपी है विच इज एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन। तो पहला डिफरेंस क्या है, नॉमिनल और रियल जीडीपी में पहला डिफरेंस क्या है, इन्फ्लेशन का। ये इन्फ्लेशन से एडजस्टेड नहीं है, ये इन्फ्लेशन से एडजस्टेड है। इट इज नॉट यूज टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ बट इट इज यूज टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो रियल जीडीपी से तुम इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करते हो। चेंज इन रियल जीडीपी इज ओनली ड्यू टू आउटपुट, बट चेंज इन नॉमिनल जीडीपी कैन बी ड्यू टू इन्फ्लेशन और आउटपुट। अब इसका मतलब क्या है भाई, मिसाल के तौर पे ईयर चल रहा है 2015, जरा गौर से देखना है। ये ईयर चल रहा है 2015। 2015 बेस ईयर है। अब इकोनॉमिक्स में बेस ईयर का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स में बेस ईयर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा साल जिसमें कोई इन्फ्लेशन नहीं है, अजम्पशन ली जाती है ये, सही है, अजम्पशन ली जाती है। मतलब ये एक बेंचमार्क है। मतलब ये हमारे खानदान में एक ऐसा बच्चा है जिसको
हमसे कंपेयर किया जाता है कि यार इसके स्टार आ रहे हैं, तेरे क्यों नहीं आ रहे, ये इतने पैसे कमा रहा है, तू क्यों नहीं कमा रहा। तो ये एक ऐसा साल है जो कि बेंचमार्क ईयर है, और इससे सारे सालों को कंपेयर किया जाएगा। मतलब ये सबसे स्टेबल ईयर है हमारी कंट्री का। और अज्यूम किया जाता है कि बेस ईयर पे कोई इन्फ्लेशन नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। तो आप पहले तो इस चीज को समझो कि नॉमिनल और रियल जीडीपी में फर्क क्या था इन्फ्लेशन का। अगर मैं कह रहा हूं कि एक कंट्री में इन्फ्लेशन ही नहीं है, तो नॉमिनल और रियल जीडीपी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर एक कंट्री में इन्फ्लेशन ही नहीं है, तो नॉमिनल और रियल जीडीपी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको कह रहा हूं ना कि 2015 मेरा बेस ईयर है, इसका मतलब बेस ईयर में नॉमिनल और रियल जीडीपी इक्वल होते हैं, क्योंकि नॉमिनल और रियल जीडीपी में फर्क ही इन्फ्लेशन का होता है। तो इन्फ्लेशन ही नहीं है, तो ये दोनों इक्वल हैं। अब देखते हैं नॉमिनल जीडीपी 2015 का क्या है। भाई 2015 की एवरेज प्राइस लेवल क्या है? $10। एवरेज प्राइस लेवल का मतलब बास्केट ऑफ गुड्स की प्राइस है, किसी एक गुड की प्राइस की बात नहीं कर रहा। अब ये एवरेज प्राइस लेवल कैसे आती है, ये भी हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन में। तो भाई $10 है एवरेज प्राइस लेवल, और 2015 का आउटपुट कितना है? 10। तो $10 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो 2015 का जीडीपी आ गया $100। अब ये $100 नॉमिनल भी है, और ये $100 बेस ईयर भी है। क्लियर है ये चीज? फिर तुम आए 2018 में। अब 2018 मेरा करंट ईयर है। फॉर एग्जांपल करंट ईयर में करंट प्राइसेस ली जाती हैं, करंट आउटपुट लिया जाता है। तो 2015-18 का जब तुम नॉमिनल जीडीपी निकालोगे, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन तो एडजस्ट नहीं हुई ना, तो प्राइसेस भी 2018 की होंगी विच आर द करंट प्राइसेस, और आउटपुट भी 2018 का होगा विच इज द करंट आउटपुट। और 2018 में इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब रियल और नॉमिनल अब इक्वल नहीं होंगे, तो दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो पहले नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं। करंट प्राइस 2018 की $12 है, और करंट आउटपुट 2018 का 10 है। तो नॉमिनल जीडीपी कितना आ रहा है? $120। अब एक बच्चा जिसको ये बात नहीं पता कि नॉमिनल जीडीपी से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं देखते, तो वो तो सिंपली ये बोल देगा कि यार देखो 2015 में नॉमिनल जीडीपी 100 था, 2018 में नॉमिनल जीडीपी 120 है, तो नॉमिनल जीडीपी $20 से बढ़ रहा है, तो मेरा मुल्क जो है वो ग्रो कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि नॉमिनल जीडीपी से इकोनॉमिक ग्रोथ को कभी देखा ही नहीं जाता। नॉमिनल जीडीपी से कभी इकोनॉमिक ग्रोथ को देखा ही नहीं जाता। क्योंकि आप खुद यहाँ पर मुझे बताओ कि क्या मुल्क वाकई ग्रो हुआ है। आप इन दोनों वैल्यूज को डायरेक्टली देखोगे तो आपको लगेगा हाँ मुल्क ग्रो हुआ है, पर आपको तो मैंने वैल्यूज दी हुई है, आपको मैंने प्राइस और आउटपुट दिया हुआ है। मुझे बताओ क्या ये मुल्क ग्रो हुआ है? इस मुल्क में जीडीपी सिर्फ इसलिए बढ़ा है क्योंकि महंगाई आई है। क्योंकि आप देखो आउटपुट 2015 में भी 10 था, आउटपुट 2018 में भी 10 है। आउटपुट तो सेम है दोनों सालों का। अगर मैं एक टीचर हूं और मैं पिछले साल भी 100 बच्चे पढ़ा रहा था और इस साल भी 100 बच्चे पढ़ा रहा हूं, तो क्या मेरी ग्रोथ हुई है? नहीं हुई है। इसी तरह एक मुल्क को भी ऐसे देखा जाता है। भाई 2015 में तेरा आउटपुट 10 है, 2018 में तेरा आउटपुट 10 है, तो तू ग्रो कहां से हुआ है? ग्रो तो नहीं हुआ। ये तो खाली महंगाई आई है तो तुम्हारा जीडीपी बढ़ गया है। तभी कहते हैं कि नॉमिनल जीडीपी इज अ मिसलीडिंग फिगर, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं हुई हुई है। ये इन्फ्लेशन को हटाना बहुत जरूरी होता है अगर एक मुल्क की ग्रोथ को देखना है, क्योंकि इन्फ्लेशन आपकी वैल्यूज को इन्फ्लेट करता है। सिर्फ महंगाई के, अभी आप पाकिस्तान का जीडीपी देखोगे ना, पाकिस्तान का जीडीपी बहुत ज्यादा है नॉमिनल जीडीपी में। अब नॉमिनल जीडीपी अगर बहुत ज्यादा आ रहा है तो तुम ये बोलोगे पाकिस्तान ग्रो कर रहा है? भाई नहीं ग्रो कर रहा है, सिर्फ चीजें महंगी हो रही हैं। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं इस साल भी 100 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, पिछले साल भी 100 बच्चे पढ़ा रहा था, तो मैं ग्रो थोड़ी कर रहा हूँ। अब आपको निकालना है रियल जीडीपी। यहां से तुम्हें पता चलेगा मुल्क की ग्रोथ क्या है। यहां से तुम्हें पता चलेगा मुल्क की ग्रोथ क्या है। मुल्क की ग्रोथ देखने के लिए महंगाई हटानी पड़ेगी। तो अब तुम देखो, जब मैं रियल जीडीपी निकाल रहा हूं ना, तो मैं करंट प्राइस को नहीं लूंगा। मैं कौन सी प्राइस को लूंगा? बेस ईयर प्राइस को लूंगा। बेस ईयर की प्राइस क्या है? 10। और आउटपुट इस साल का लूंगा, तो इस साल का आउटपुट कितना है? 10। रियल जीडीपी कितना आ रहा है? 100। अब पता चला कि साला मुल्क तो ग्रो ही नहीं हो रहा है, क्योंकि बेस ईयर में रियल जीडीपी 100 है, 2018 में रियल जीडीपी 100 है। अब पता चला कि ये मुल्क का जीडीपी इसलिए बढ़ा था नॉमिनल, कि सिर्फ महंगाई आई थी। अगर महंगाई को हम हटा दें तो 2015 का जो जीडीपी है वही 2018 का जीडीपी है, तो ये मुल्क तो ग्रो ही नहीं हुआ। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं ना कि ये आउटपुट 10 नहीं है और ये आउटपुट 12 है, और अब मेरा रियल जीडीपी $120 आ रहा है, तो मैं बोलूंगा हाँ भाई ये मुल्क ग्रो हुआ है। क्योंकि जब मैं 100 से 120 जाऊंगा ना, तो मैं सिर्फ आउटपुट के बेसिस पे जा रहा हूँ, क्योंकि प्राइस तो सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप नॉमिनल और रियल जीडीपी को कंपेयर करते हो ना, तो हमेशा एक चीज याद रखना, नॉमिनल जीडीपी आर मिसलीडिंग फिगर्स। नॉमिनल जीडीपी या तो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा है, या तो वाकई तुम्हारा मुल्क का आउटपुट बढ़ा है तभी बढ़ा है। पर अगर मैं तुम्हें ये कहता हूं ना कि एक मुल्क का रियल जीडीपी बढ़ रहा है, तो रियल जीडीपी बढ़ने का मतलब है कि मुल्क का आउटपुट बढ़ा है।
क्योंकि रियल जीडीपी में महंगाई के इफेक्ट को हटा दिया गया है। अगर मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का रियल जीडीपी 2015 में $100 था और 2018 में $120 है, तो ये $20 प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट बढ़े हैं, क्योंकि प्राइस को तो मैं हटा चुका हूं। हमेशा याद रखना, जब भी एक मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ देखोगे तो वो रियल जीडीपी के चेंज से देखी जाती है, क्योंकि रियल जीडीपी बढ़ने का मतलब है मुल्क में आउटपुट बढ़ रहा है, मुल्क में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, मुल्क में लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, मुल्क आगे बढ़ रहा है। नॉमिनल जीडीपी बढ़ने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि मुल्क आगे बढ़ रहा है। हाँ, नॉमिनल जीडीपी का ये बढ़ने का मतलब बिल्कुल है कि लोगों की इनकम्स बढ़ रही हैं, पर नई नौकरियां जनरेट नहीं हो रही, नया आउटपुट नहीं बन रहा। जैसे इसकी मिसाल कुछ ऐसे कि मैं पिछले साल भी 100 बच्चे पढ़ा रहा था, इस साल भी 100 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, तो रियल जीडीपी तो सेम है, क्योंकि आउटपुट में तो कोई चेंज नहीं आया। पर पिछले साल में फीस लेता था ₹2000 और इस साल में फीस लेता हूँ ₹3000। तो पिछले साल में 2 लाख रुपए कमा रहा था, इस साल में 3 लाख रुपए कमा रहा हूँ। तो हाँ, मेरी इनकम तो बढ़ी है, पर एज अ टीचर में ग्रो नहीं हुआ, एज अ टीचर में ग्रो नहीं हुआ, मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बढ़े। कंट्री की भी यही मिसाल है कि मुल्क में नॉमिनल जीडीपी तो बढ़ गया है, पर रियल जीडीपी अपनी जगह पे ही है, क्योंकि आउटपुट सेम है। तो नॉमिनल जीडीपी को सिर्फ एक इनकम, एक इकोनॉमी की इनकम मेजर करते हुए देखा जाता है, और रियल जीडीपी को इकोनॉमिक ग्रोथ के तौर पे देखा जाता है। मतलब बेसिकली जब मैं आपको ये कहता हूं ना कि आपका मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है, मतलब जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्ट में जो आपके लिए एक चीज लिखी थी, मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपके लिए ये इक्वेशन बनाई थी। इस इक्वेशन में ये जीडीपी कौन सा है, ये रियल है कि नॉमिनल है, जज करके बताओ मुझे। अब आपको अगर समझ आया तो आप बता दोगे। ये जीडीपी कौन सा है, ये रियल है या नॉमिनल है? सोच के बताना, देखना ये किसकी इक्वल है। मुझे बताओ ये जीडीपी किसकी इक्वल है? नेशनल इनकम के। और इनकम किस कौन से जीडीपी से मेजर की जाती है? एक मुल्क की इनकम कौन से जीडीपी से मेजर की जाती है? ये नॉमिनल जीडीपी है। ये क्यों नॉमिनल जीडीपी है? क्योंकि ये जीडीपी इनकम की इक्वल है। मुल्क के आउटपुट को देखना है तो रियल जीडीपी, मुल्क की इनकम को देखना है तो नॉमिनल जीडीपी। वही एग्जांपल है ना, मैं पिछले साल भी 100 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, इस साल भी 100 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं पिछले साल भी 2 लाख कमा रहा था, इस साल भी 2 लाख कमा रहा हूँ, मैंने फीस तो बढ़ाई होगी ना। इसका मतलब मेरी नेशनल इनकम तो बढ़ी है। तो नेशनल इनकम किससे मेजर हो रही है? नॉमिनल जीडीपी। तो जब हम कहते हैं ना जीडीपी इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू नेशनल इनकम, तो वो नॉमिनल जीडीपी होता है। अच्छा, अगर आप किसी वेबसाइट पे देखते हो ना कि पाकिस्तान का जीडीपी इतना है, तो जब भी पेपर में सिर्फ जीडीपी लिखा हुआ हो ना, तो आप समझ जाओ वो किस जीडीपी की बात कर रहा है। जब भी सिर्फ जीडीपी लिखा हुआ है, सिर्फ जीडीपी, तो वो नॉमिनल जीडीपी है। अगर पेपर में जब तक वो लिख ना देना कि रियल जीडीपी, तब तक रियल कंसिडर नहीं करना उसको। जैसे मैं आपको एक पेपर का केस बताता हूँ, एक बार डेटा रिस्पॉन्स में क्या करा था उसने। एक बार डेटा रिस्पॉन्स में वो खेल गया था बच्चों के साथ। उसने ना मुझे लिख के दे दिया कि 2010 हमारा बेस ईयर है और बेस ईयर का जीडीपी $2000 है। अब ये तो हर बच्चे को पता है, ये तो हर बच्चे को पता है कि यार बेस ईयर में नॉमिनल और रियल इक्वल होते हैं। ये तो हर बच्चे को याद हो जाता है कि बेस ईयर एक ऐसा साल है कि नॉमिनल और रियल जिसमें इक्वल होते हैं। तो ये जो $2000 लिखे हुए हैं, ये नॉमिनल भी है, रियल भी है। मसला कब आता है? जब इन्फ्लेशन होती है। अब जैसे ये 2020 है, 2020 का जीडीपी लिख के दिया हुआ है $10,000। अब ये $10,000 रियल नहीं है, ये नॉमिनल है, क्योंकि इससे सिर्फ जीडीपी लिखा हुआ है। सिर्फ जीडीपी लिखा हुआ है तो वो नॉमिनल होता है। मसला किधर आता है? मसला ये आता है कि अगर तुम्हें इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ देखने के लिए इन दो वैल्यूज को कंपेयर करोगे? इन दो वैल्यूज को कंपेयर नहीं किया जा सकता इकोनॉमिक ग्रोथ देखने के लिए, क्योंकि इस $10,000 में इन्फ्लेशन शामिल है। इन्फ्लेशन को हटाना है। अगर तुम्हें बोला हुआ है ना कि 2020 में 20% की इन्फ्लेशन थी और जीडीपी $10,000 था, तो ये $10,000 नॉमिनल जीडीपी है। इस नॉमिनल जीडीपी को कन्वर्ट करना पड़ेगा रियल जीडीपी में। कैसे कन्वर्ट करोगे? इस $10,000 में से 20% इन्फ्लेशन हटानी पड़ेगी। जब इस $10,000 में से 20% इन्फ्लेशन को हटाओगे, तब जाके तुम्हारे पास रियल जीडीपी आएगा।
तब जाके तुम्हारे पास रियल जीडीपी आएगा। इसका मतलब दिस $2000 विल बी कंपेयर्ड विद दिस अमाउंट, नॉट दिस अमाउंट। अगर एक बच्चा इन दो वैल्यूज को कंपेयर कर देगा तो वो बोलेगा मुल्क का जीडीपी $8000 से बड़ा है, मुल्क $8000 से ग्रो हुआ है। $8000 से ग्रो नहीं हुआ है, क्योंकि 20% तो महंगाई का इफेक्ट है इसमें। मुल्क ग्रो हुआ है 6333 से, क्योंकि इस 10,000 में से 20% इन्फ्लेशन को हटाओगे, रियल जीडीपी कंपेयर होंगे, क्योंकि बेस ईयर में नॉमिनल और रियल इक्वल होते हैं। तो आप देखो कितना बड़ा फर्क आ जाता है कि अगर आप दो कंट्रीज के, एक कंट्री के 2 सालों के नॉमिनल जीडीपी को कंपेयर कर दो। नॉमिनल जीडीपी कंपेयर करोगे ना तो मिसलीडिंग फिगर है, रियल जीडीपी कंपेयर होगा। इसको मैं थोड़ा और एडवांस अगर आपको बताऊं ना, अब ये उनके लिए जो बिल्कुल कैच कर गए जो बातें मैं बता रहा हूँ। मुल्क की इनकम 8,000 से बढ़ी है, पर मुल्क का आउटपुट 6333 से बढ़ा है। मुल्क की इनकम 8,000 से बढ़ी है, पर मुल्क का आउटपुट 6333 से बढ़ा है। यस, और एडवांस करके मैं आपको बताता हूँ इसको। एक और फॉर्मूला पेपर में आता है, एडवांस्ड एग्जांपल यूजिंग जीडीपी डिफ्लेटर। इसी एग्जांपल को जो पीछे बताइए, इसको मैं जीडीपी डिफ्लेटर से बता रहा हूँ। अभी तो मैंने बिल्कुल बच्चों वाला फॉर्मूला लगा दिया ना। मुझे 20% इन्फ्लेशन उसने दे दी थी, मुझे जीडीपी $10,000 उसने दे दिया था, मैंने $10,000 में से 20% इन्फ्लेशन को हटा दिया, तो मेरे पास रियल जीडीपी आ गया। इसका बाकायदा फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है, एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है इसका, ये रहा। नॉमिनल जीडीपी को मल्टीप्लाई करो प्राइस इंडेक्स इन बेस ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इन करंट ईयर। इसका मतलब क्या है? इसका बहुत सिंपल मतलब है, तुम इसको इस तरह याद करो कि बेस ईयर में हर चीज 100 रुपए की है। इसको इस तरह याद कर लो, बेस ईयर में हर चीज 100 रुपए की है। कितने की है? 100 रुपए की। तो प्राइस इंडेक्स इन बेस ईयर इज 100, हर चीज 100 रुपए की है। अगर करंट ईयर में चीजें 100 रुपए से महंगी हैं तो 100 से ऊपर वैल्यू डालना, अगर चीजें 100 रुपए से सस्ती हैं तो 100 से नीचे वैल्यू डालना है। इसका मतलब क्या है? अगर करंट ईयर का इन्फ्लेशन रेट 20% है, तो बेस ईयर में जो चीज 100 रुपए की थी, करंट ईयर में कितने की हो गई? अगर करंट ईयर में इन्फ्लेशन रेट 20% है, तो जो चीज बेस ईयर में 100 रुपए की थी, करंट ईयर में कितने की हो गई? 120। तो प्राइस इंडेक्स इन बेस ईयर विल बी 100, एंड इफ द इन्फ्लेशन रेट इज 20%, तो वही चीज करंट ईयर में 120 की होगी। तो नॉमिनल जीडीपी को मल्टीप्लाई कर दो 100 डिवाइडेड बाय 120 से, तो तुम्हारे पास रियल जीडीपी आ जाएगा। तुम्हारे पास रियल जीडीपी आ जाएगा। अगर इन्फ्लेशन का रेट 50% होता ना तो मैं 150 से डिवाइड करता। अगर इन्फ्लेशन का रेट -20% होता ना तो मैं 80 रुपए से डिवाइड करता। समझ रहे? ले रहे चीज। तो -20% का मतलब क्या है? चीजें सस्ती हुई हैं। तो जीडीपी आर ऑफ टू टाइप्स, नॉमिनल एंड रियल। ये बहुत पेपर में घुमाएगा आपको डेटा रिस्पॉन्स में। सेक्शन बी और सेक्शन सी में तो मसला नहीं होगा आपको, मैक्रो के सवालों में ये जीडीपी नहीं पूछता, डेटा रिस्पॉन्स में घुमाएगा आपको। ये दो दो तीन तीन चार चार मार्क बहुत मैटर करते हैं कैलकुलेशन के। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, वरना आप मार खा जाओगे पेपर। ये दो दो तीन तीन बन के ही ग्रेड बनता है, 23 मार्क पे ऐसे ही नहीं होता। फिर एक आता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब मैंने नॉमिनल और रियल जीडीपी तो आपको बता दिया ना, ये एक और अलग चीज है जो सिर्फ एमसीक्यूज में आएगी। जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब बहुत सिंपल है। मैंने अभी प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी करा था ना। अब इस प्राइस के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स प्राइस को बढ़ाता है, सब्सिडी प्राइस को कम करता है। ये बात मानते हो? यस और नो? जल्दी बताओ, आखिरी कॉन्सेप्ट है ये, जल्दी बताओ। ये जो प्राइस है, इनडायरेक्ट टैक्स प्राइस को बढ़ाता है और सब्सिडी प्राइस को कम करता है ना। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ये कहता है कि भाई ये इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को हटाओ,
ये तो मिसलीडिंग है भाई। इनडायरेक्ट टैक्स तो आर्टिफिशियली प्राइस को बढ़ाता है, सब्सिडी सब्सिडी तो आर्टिफिशियली प्राइस को कम करता है, तो ये तो जीडीपी गलत आएगा। बात तो सही है, बात तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तुम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट या बेसिक प्राइसेस पे निकालोगे ना, तो तुम क्या करोगे कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करोगे, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स प्राइस को बढ़ाता है, तो प्राइस को वापसी गिराना पड़ेगा। और सब्सिडी को ऐड करते हो, क्योंकि सब्सिडी प्राइस को कम करता है, तो प्राइस को वापस बढ़ाना पड़ेगा। अगर प्राइस को अपनी एक्चुअल जगह पे लाना है तो इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करके प्राइस को कम करो, और सब्सिडी को ऐड करके प्राइस को बढ़ाओ, क्योंकि ये आर्टिफिशियली प्राइसेस को कम ज्यादा कर रहे हैं। तो ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए उलट करना पड़ेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स प्राइस को बढ़ा रहा है तो इसको माइनस कर दो ताकि ये प्राइस को वापस कम कर दे, और सब्सिडी प्राइस को कम कर रहे हैं तो इसको वापस ऐड कर दो ताकि ये प्राइस को वापस बढ़ा दे। तो जब तुम जीडीपी एट मार्केट प्राइस में ये वाली एडजस्टमेंट करोगे, तो इस एडजस्टमेंट की वजह से आपके मुल्क में जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। समझ आ गई बात?